हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम आज इस वीडियो में आरपीएफ भर्ती 2018 में आए हुए जीके के उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो चलो प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है कि गंगा की कौन सी सहायक नदी सोनपुर के पास पटना में मिलती है। तो कौन सी नदी है? तो वे गंडक नदी है, वे सोनपुर के पास पटना में मिलती है। और आप आगे देख सकते हैं। और जो गंडक नदी है नेपाल हिमालय से निकलती है और भारत और नेपाल के महत्वपूर्ण भागों से होकर गुजरती है, जो इसके जलग्रहण क्षेत्र तथा इसके द्वारा प्रवाहित जल की मात्रा को प्रभावित करता है। और जो गंडक नदी है वो सोनपुर के निकट गंगा के साथ इसका संगम है। वो एक महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषता है जो भारत के उत्तरी मैदानों में नदी के महत्व को उजागर करता है। और अन्य महत्वपूर्ण नदियों के बारे में बात करें तो कोसी नदी है, उसे बिहार का शोक कहा जाता है। और कोसी नदी अपनी बाढ़ के लिए जानी जाती है। कोसी नदी अपना मार्ग है वो बार बार बदलती रहती है। और घग्गर नदी भारत में मानसून के मौसम में बहने वाली एक नदी है। और रामगंगा गंगा की एक सहायक नदी है जो उत्तराखंड से निकलती है और उत्तर प्रदेश में गंगा में मिलती है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ। तो गौतम बुद्ध है उनको महापरिनिर्वाण है वो कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध के बारे में बात करें तो गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ, जो आधुनिक भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। महापरिनिर्वाण से तात्पर्य बुद्ध की मृत्यु से है, जिसके बाद वे मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो गए थे। और कुशीनगर बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, क्योंकि ये बुद्ध के परिनिर्वाण स्थल का प्रतीक है। चलो नेक्स्ट अगला प्रश्न है वह है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, नामों या सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, नामों और सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित है। और ये प्रावधान संसद को संबंधित राज्यों की सहमति के बिना नए राज्यों के गठन या मौजूदा राज्यों के पुनर्गठन के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों की सीमाओं या नामों में संशोधन करने की प्रक्रिया में संसद में विधेयक प्रस्तुत करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश शामिल होती है। अनुच्छेद 3 बदलती राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप भारतीय संविधान की लचीलेपन और अनुकूलनशीलता को रेखांकित करता है। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो वह संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार किसे नियुक्त किया गया। तो संविधान सभा का कानूनी सलाहकार है वो BN राव को नियुक्त किया गया। और BN राव भारतीय संविधान के प्रारूपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और BN राव की सिफारिशें संविधान में कई भागों में, जिनमें प्रस्तावना भी शामिल है, का आधार बनी थी। और BN राव जी ने मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने पर भी सलाह दी थी। और BN राव ने भारत के न्यायिक ढांचे को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो नेक्स्ट आगे बात करें तो अगला प्रश्न है वह भारत किस दिन को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाता है। तो भारत है वो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाता है। और ये दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिनियमन का प्रतीक है। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता आंदोलन के महत्व को उजागर करना और उपभोक्ताओं के बुनियादी अधिकारों को बढ़ावा देना है। यह अधिकारों की वकालत करने तथा उपभोक्ताओं को उनकी जिम्मेदारियों और उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्रों के बारे में सूचित करने का दिन होता है। आगे बात करें तो अगला प्रश्न है वह है कि कौन सा श्वसन जीव अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो वायवीय श्वसन है वो अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। और इसके बारे में जानते हैं तो वायवीय श्वसन एरोबिक श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और एक ग्लूकोज अणु के विखंडन से 38 ATP अणु उत्पन्न होते हैं, जिससे उच्च ऊर्जा प्राप्त होती है। ATP की फुल फॉर्म होती है वो एडोनिन
ट्राइफॉस्फेट होता है। और ये प्रक्रिया वायवीय श्वसन की प्रक्रिया कोशिकाओं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जिसे प्राय कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन का उपयोग कार्बनिक यौगिकों को तोड़ने के लिए किया जाता है। अवायवीय श्वसन की तुलना में एरोबिक श्वसन या वायवीय श्वसन ऊर्जा उत्पादन में अधिक कुशल है, जिससे ये उच्च ऊर्जा मांग वाली गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। एरोबिक श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल जैसे उप उत्पाद उत्पन्न होते हैं, जो कम विषाक्त होते हैं और शरीर से आसानी से बाहर निकाले जा सकते हैं। और नेक्स्ट अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो लोकसभा का सभापति कौन होता है? तो लोकसभा है उसका सभापति लोकसभा अध्यक्ष होता है। के बारे में जानें तो प्रधानमंत्री है वे भारत सरकार के मुख्य होते हैं, न कि लोकसभा के सभापति। और उपराष्ट्रपति है वे लोकसभा के नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। और मुख्यमंत्री राज्य में सरकार का नेतृत्व करता है, लोकसभा में उसकी कोई भूमिका नहीं होती। नेक्स्ट अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो अगला प्रश्न है कि आर्यभट्टीय पुस्तक किससे संबंधित है? तो आर्यभट्टीय पुस्तक है वो खगोल विज्ञान से संबंधित है। और इसके बारे में जानें तो आर्यभट्टीय खगोल विज्ञान और गणित पर एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। इसे गणितज्ञ आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में लिखा था। ये कार्य 4 खंडों में विभाजित है, जिसमें अंक गणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति और खगोलीय यांत्रिकी जैसे विषय शामिल है। इसने कई ऐसी अवधारणाएं प्रस्तुत की जो उस समय के लिए क्रांतिकारी थी, जिनमें यह विचार भी शामिल था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। और आर्यभट्टीय में वर्गमूल ज्ञात करने और रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए एल्गोरिदम भी शामिल है। चलो नेक्स्ट अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो अगला प्रश्न है चक्रवर्ती तूफान के दौरान समुद्र तल में असामान्य वृद्धि को किस रूप में जाना जाता है? तो उसे तूफानी लहर के रूप में जाना जाता है। और इसके बारे में बात करें, शब्द तूफानी लहर का तात्पर्य तूफान के कारण तट पर जल के सामान्य समुद्र स्तर से ऊपर असामान्य रूप से बढ़ने से है। और तूफानी लहरें मुख्य रूप से चक्रवात से उत्पन्न तेज पवनों के कारण होती है, जो जल को तट की ओर धकेलती है, जिससे बाढ़ आ सकती है। और तूफानी लहर की तीव्रता तूफान की ताकत, गति और उस तट रेखा के आकार के आधार पर भिन्न हो सकती है जहां वे आती है। और नेक्स्ट अगले प्रश्न के बारे में बात करें, आज का लास्ट प्रश्न है तो कि भारतीय संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 5 है वे संघ से संबंधित है। भाग 5 के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान का भाग 5 संघ को समर्पित है, जिसमें संघ सरकार की संरचना और कार्यप्रणाली का वर्णन किया गया है। और इसमें भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद और न्यायपालिका की भूमिकाओं और शक्तियों का विवरण दिया गया है। ये भाग ये समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि संघ सरकार की कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शाखाएं किस प्रकार कार्य करती है और परस्पर क्रिया करती है। ये केंद्र सरकार के कामकाज और राज्यों के साथ उसके संबंध की रूपरेखा निर्धारित करता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आप सभी को स्वस्थ रखें और आप सभी अपनी पढ़ाई ईमानदारी से और अच्छी लगन से करते रहें। जय हिंद, जय भारत।